दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। जहां इस कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। कल वैशाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। जी हाँ, योगी ने कहा कि किसी कटमुल्ले के कहने पर फतवा जारी करवा के 3 तलाक जैसे कुप्रथा का समर्थन कांग्रेस और राजद के लोग करते थे। यही नहीं, ये लोग नाक रगड़ कर उनके पास जाते थे। योगी ने स्पष्ट कहा है कि अब समय बदल गया है, देश फतवे के अनुसार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार चलेगा। योगी ने भीड़ से भी पूछा कि आप बताइए कि ये देश फतवे से चलेगा या फिर संविधान से। प्याज पर स्टॉक लिमिट लगते ही इसका दाम नीचे आ गया है, लेकिन सब्जियों के राजा आलू का भाव लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। जी हां, अगर इस पर भी स्टॉक लिमिट नहीं लगाई गई तो इसका दाम रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जी हां, देश के कुल उत्पादक का करीब आधा आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, फिर भी इस समय खुदरा मार्केट में इसका रेट 50 रुपए किलो से अधिक बिक रहा है। इतना दाम तो उस वक्त भी नहीं हुआ था जब इस साल मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था और लोग खाने पीने की चीजों पर टूट पड़ रहे थे। जी हाँ, हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ जनता की जेब पर कुछ लोगों की वजह से डाका डाला जा रहा है। बिहार बोर्ड आज 12वीं कक्षा का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये फरवरी माह में होने वाले बिहार बोर्ड के इंटर की वार्षिक परीक्षा 2021 का डमी एडमिट कार्ड होगा। जी हाँ, इस डमी एडमिट कार्ड को स्कूल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट दोनों बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट seniorsecondarybiharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। जी हाँ, अगर डमी एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी कोई गलती है तो फिर 5 नवंबर 2020 तक इस गलती को सुधार किया जा सकता है। 2021 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 2 नवंबर से सभी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का निर्देश दे दिया है। जहां इस निर्देश के अनुसार सभी स्कूलों में डीटीएच कनेक्शन लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ सके। जहां गौरतलब है कि बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, वहीं सेटअप परीक्षा भी 11 से 17 नवंबर तक आयोजित है। जहां इन परिस्थितियों में मैट्रिक की तैयारी को लेकर 10वीं के छात्र के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था शुरू करने का निर्देश माध्यमिक स्कूलों को दे दिया है। इसके तहत अभी स्कूलों में दूरदर्शन से पढ़ाई कराई जाएगी। जहां स्कूलों को डीटीएच कनेक्शन लगाने का भी निर्देश दिया गया है। डीटीएच कनेक्शन लगाए जाने के बाद मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 10वीं का सिलेबस फिर से पढ़ाया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, ये कार्रवाई नल जल योजना को लेकर की गई है। नल जल योजना से जुड़े 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी की गई है। जी हाँ, आईटी की टीम ने गुरुवार को नल जल योजना का काम देखने वाली एजेंसियों के खिलाफ एक साथ पटना, हिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में छापेमारी की है। छापेमारी की टीम अधिकारियों ने सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहाँ कार्रवाई की है। जी हाँ, टीम ने छापेमारी के दौरान कैश, ज्वेलरी, संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए हैं। जी हाँ, टीम की छापेमारी शुक्रवार को भी की गई है। जहां नल जल योजना नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही है। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत पर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि उनकी सरकार बनी तो नीतीश सरकार के घोटालों की जांच होगी, दोषी को जेल भी भेजा जाएगा। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 80,88,851 हो गया है। जी हाँ, 24 घंटे में कोरोना के 48,648 नए केस सामने आए हैं, जबकि 563 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। ये एक दिन का मामला है। जी हाँ, संक्रमण के चलते अब तक 1,21,090 मरीज इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 73,73,375 लोग इसमें से ठीक भी हो चुके हैं। जी हाँ, इस बीच 85 दिन यानी कि 3 महीने बाद एक्टिव केस फिर से घटकर 6 लाख से कम हो गए हैं। अब देश में 5,94,386 मरीजों का इलाज चल रहा है।
बिहार में पुराने दौर की राजनीति में चुनावी मुकाबला 3 या फिर इससे ज्यादा पार्टियों के बीच देखने को मिलता था। वहीं इस बार बिहार चुनाव को बाहर से देखने वालों को यह मुकाबला 2 अलायंस एनडीए और महागठबंधन के बीच सिमटता दिख रहा है। दरअसल राज्य की सभी बड़ी पार्टियां इन्हीं 2 गठबंधनों का हिस्सा बन चुकी है, खासकर जदयू, भाजपा और राजद कांग्रेस। जहां ऐसे में बाकी पार्टियों के लिए जगह काफी कम बचती है। हालांकि इसके बावजूद रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम और मायावती की बसपा समेत 6 अलग अलग पार्टियों का गठबंधन बनाया है, बल्कि जीत के कम मौके होने के बावजूद राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी बढ़ा दी है। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने जिस ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट नाम के गठबंधन को चुनाव से ठीक पहले लॉन्च किया है, उसका हिस्सा रही पार्टियां आरएलएसपी, एआईएमआईएम, बीएसपी, समाजवादी जनता दल, लोकतांत्रिक सहलदेव, भारतीय समाज पार्टी, जनतांत्रिक पार्टी यूपी ने पहले चरण की 71 सीटों में से 62 पर चुनाव प्रचार किया। माना जाता है कि ये 6 पार्टियां 10% वोट हासिल करने का दम रखती है और अगर एनडीए महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता है तो फिर जीडीएसएफ किंग मेकर के तौर पर भी उभर सकती है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1018 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,15,964 हो गई है। बिहार में फिलहाल 9,502 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिसका इलाज चल रहा है। जहाँ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 308 नए मामले सामने आए हैं। जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 1018 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में नीतीश मोदी की सरकार का एक ही मकसद रह गया है, चुनाव के समय जुमलेबाजी के साथ जनता को ठगने का, वादों का बाजार गर्म करके गरीबों को लूटने का, चाहे बेरोजगारी को रोजगार देने का वादा हो या फिर नौजवानों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाने का। चुनाव जीतने के बाद एक भी वादों को पूरा नहीं किया गया है। ये बातें सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मुजफ्फरपुर की सरैया में कही है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुंगेर जिले की एसपी महोदय चर्चा में आ गई है। जी हां, मुंगेर जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान भीड़ पर पुलिस कार्रवाई को लेकर लिपि सिंह जनता और विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव ने तो लिपि सिंह की तुलना मुंगेर की इस घटना के बाद जनरल डायर से कर दी है। जी हां, बहरहाल लिपि सिंह के पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बातें हैं जिन्हें जानकर आपको शायद हैरानी होगी। जी हाँ, इस दबंग अफसर ने एक आईएएस अफसर से शादी की है। इन दोनों ने लव मैरिज की थी। जी हाँ, एसपी लिपि सिंह सुहर्ष भगत से शादी की है। मुंगेर की लेडी सिंघम के नाम से मशहूर लिपि सिंह हैं। वर्तमान समय में सुहर्ष बिहार में ही बांका जिले के जिला अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस हैं, डीएम हैं। लिपि सिंह जहां 2016 बेंच की आईएएस हैं, तो वही सुहर्ष 2015 के बेंच के आईपीएस अफसर हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ पटना जिले में काम भी कर चुके हैं। उस समय तब लिपि सिंह पटना की एसएसपी थी और सुहर्ष जिले के डीडीसी। आईएएस आईपीएस बनने से पहले दोनों एक दूसरे को जानते थे। जी हाँ, इनका चयन इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस के लिए हुआ था। तब ट्रेनिंग के दौरान ही दोनों की मुलाकात हुई थी। लिपि सिंह और सुहर्ष ने उस दौरान नौकरी तो ज्वाइन कर ली, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा होता देखना चाहते थे। दोनों ही आईएएस आईपीएस बनना चाहते थे। दोनों ने नौकरी के साथ साथ फिर से यूपीएससी की तैयारी की। वही पढ़ाई के लिए लिपि सिंह को जब छुट्टियां नहीं मिली तो फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जी हाँ, कुछ समय बाद सुहर्ष ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और दोनों तैयारी में जी जान से जुट गए। जहां साल 2015 में सुहर्ष का चयन आईएएस के लिए हुआ। उस साल उनके ऑल इंडिया रैंक 5वीं थी। जहां वहीं अगले ही साल 2016 में लिपि सिंह का चयन भी आईपीएस के लिए हो गया। जहां आईएएस आईपीएस बनने के बाद दोनों ने शादी रचा ली। आपको बता दें कि लिपि सिंह के पिता आरसीपी सिंह भी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। वर्तमान में वे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू से राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। दोस्तों, कल पूरे देश में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलादुन नबी या फिर ईद मिलादुन नबी के रूप में सेलिब्रेट किया गया। जहां इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। ईद मिलाद 29 अक्टूबर की शाम से लेकर 30 अक्टूबर की शाम तक मनाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं। आशा है कि सभी आपस में भाईचारा कायम रहे, सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहे। ईद मुबारक। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस्लामी चंद्र कैलेंडर के मुताबिक भारत में 19 अक्टूबर से रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। जहां भारत समेत पाकिस्तान और बांग्लादेश में 30 अक्टूबर यानी कि कल ईद मिलादुन नबी की दावत हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में इस दिन समुदाय के लोग जुलूस निकालते हैं, लेकिन इस साल कोरोना के चलते ऐसा नहीं हो सका। जी हां, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में
571 ईस्वी में 12 तारीख को हुआ था। पैगंबर साहब के जन्म से पहले ही उनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जी हां, विभिन्न टीवी चैनल के डिबेट में भी लोगों को, खासतौर पर युवाओं द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरा जा रहा है। ऐसे ही न्यूज 18 इंडिया टीवी चैनल के एक ओपन डिबेट में एक युवक ने कहा है कि चुनाव नतीजे 2-3 दिन में ही आ जाते हैं और हम नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं तो फिर 2 साल में रिजल्ट आता है। दरअसल युवक ने सरकारी नौकरी में होने वाली परीक्षाओं के नतीजे में होने वाली देरी के प्रति नाराजगी थी। जी हाँ, ये देरी कई माह से लेकर कई बार तो 1-2 साल तक की होती है। यह डिबेट के दौरान युवक ने कहा है कि हम शिक्षा मंत्री से यह बात करना चाहते हैं कि सभी नेता अपना अपना चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा हम मेहनत करते हैं और देर रात तक पढ़ाई करते हैं रिजल्ट के लिए। चुनाव 7 तारीख को हो रहा है और उसका नतीजा 10 तारीख को आ रहा है, लेकिन हम लोग आज परीक्षा देंगे तो फिर 6 महीने या फिर 2 साल बाद क्यों रिजल्ट आएगा। युवक की इस बात पर लोगों की भीड़ ने भी तालियां बजाकर उसके बात का समर्थन किया। युवक ने कहा है कि उसकी यह शिकायत सभी सरकारों से है। युवक ने कहा है कि शिक्षा है तो ही बिहार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा है कि लोगों को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें हम लोगों की कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक संख्या का सवाल है, जनगणना होगी तब उसके बारे में निर्णय होगा, यह निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझे वोट की चिंता नहीं रहती है, आपने पहले काम करने का मौका दिया तब काफी काम किया है, फिर काम करने का मौका मिला तो फिर आपके बीच आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और कोई समस्या शेष रह गई है तो फिर उसका समाधान करेंगे। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर तंज करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि लोग जो चाहे बोल देते हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि 10 साल में इंटर पास करने वालों की संख्या 1 करोड़ हो गई, तब 1 करोड़ युवाओं को नौकरी क्यों नहीं देंगे। उन्होंने सवाल किया है कि इसके नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टक्कर में दूसरे दलों की भूमिका कितनी बड़ी होगी, तो चलिए जानते हैं, विश्लेषण करते हैं इसका। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद से बिहार में गठबंधन की राजनीति होती रही है और हर चुनाव में छोटी पार्टियों की अहम भूमिका रही है। ये पार्टियां बहुत ज्यादा सीटें जीतने और सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं होती है, लेकिन कई बार ये कड़ी चुनावी टक्करों में बड़ी पार्टियों की जीत और हार में निर्णय जरूर बन जाती है। जी हाँ, पिछले कई चुनाव में ये देखा गया है कि इन छोटी क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों का मिला जुला वोट किस तरीके से वोट कटुआ बन गया। बिहार की राजनीति बिखरी हुई है, लेकिन कई क्षेत्रीय पार्टियां अकेले चुनाव लड़कर नुकसान उठाने के बाद गठबंधन के रास्ते पर चल पड़ी है। जी हां, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एलजेपी, जिसने फरवरी और अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़े लेकिन बाद में गठबंधन करने का फैसला ले लिया। एलजेपी ने 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद के साथ गठबंधन किया था। 2015 में पार्टी एनडीए के साथ आ गई और अब 2020 में अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में और भी दल हैं जैसे आरएलएसपी, हम, वीआईपी, जिन्होंने चुनाव दर चुनाव गठबंधन बदले हैं। जहां इन पार्टियों को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती है क्योंकि ये बड़ी पार्टियों के गठबंधन में शामिल हो जाती है या आपस में ही गठबंधन बना लेती है। आपको बता दूं कि इस विधानसभा चुनाव में इस साल ज्यादा वोट कटुआ पार्टी आ गए हैं। जहां पहले की बिहार विधानसभा चुनाव की यही कहानी रही है, लेकिन 2020 में और भी ज्यादा वोट कटुआ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस बार 4 गठबंधन हैं और चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा अकेले चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ये वोट ज्यादा बिखर सकते हैं। जी हाँ, जिससे जीत का औसत अंतर कम हो सकता है। अगर वोट कटुआ की भूमिका अधिक हो तो फिर चुनावों का अंतर कम हो जाता है, या फिर जीत का अंतर कम हो तो फिर वोट कटुआ की भूमिका बढ़ जाती है। ये बात दोनों तरीके से कही जा सकती है। जहां फिलहाल चुनाव चल रहा है, इसलिए रिपोर्ट और आंकड़ों के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है। 10 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। जेपी सेतु से छपरा हाजीपुर 4 लेन पर अब जाना आसान होगा। जी हां, दीपावली तक जेपी सेतु के अप्रोच रोड से छपरा और हाजीपुर के बीच तैयार 4 लेन पर वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। नई सड़क के तैयार होने से अब छपरा और हाजीपुर की ओर से जाने में सुविधा और भी बढ़ जाएगी। लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से नहीं जूझना होगा। पुल निर्माण निगम के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नई सड़क और फिनिशिंग काम का अब अंतिम चरण में है। छपरा से हाजीपुर 4 लेन को जोड़ने के लिए लगभग 3 किलोमीटर सड़क निर्माण के साथ छपरा हाजीपुर रेल ट्रैक के ऊपर 600 मीटर का आरओबी बनाकर 4 लेन से कनेक्ट किया गया है।
28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है, जहां इस चरण में 71 सीटों पर वोट डाले गए हैं। मतदान के बाद गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि सीएम नीतीश कुमार या फिर जेडीयू के नेताओं को यह तब संतुष्टि मिलेगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर उनसे कहेंगे कि बीजेपी का अब चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे दिल में पीएम मोदी को लेकर काफी सम्मान है और उसे व्यक्त करने के लिए मुझे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन लोजपा अब जेडीयू के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में पीएम मोदी के लिए जो आदर भाव है वह खत्म हो जाएगा। जहां बीजेपी और पीएम मोदी को मैं किसी भी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता हूं। वह अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और उन्हें वो निभाना भी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग अभी भी संदेह को पाले हुए हैं और यही उनकी बड़ी कमी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जब तक वे पीएम मोदी से नहीं सुन लेंगे तब तक भी उनको संतुष्टि नहीं होगी, या फिर अब उन्हें समझाने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्रपति या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को कहना पड़ेगा कि चिराग और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, तब ये लोग मानेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 5 बातें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट है। जी हाँ, पहला यह है कि इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच ही सीधा मुकाबला है, और दूसरा, पहले चरण के चुनाव के पहले ही बीजेपी और सीएम नीतीश कुमार दोनों को इस बात का एहसास हो गया था कि चुनावी जमीन पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सरकार के खिलाफ फैक्टर भी काम कर रहा है। तीसरा यह है कि तेजस्वी यादव की मुखरता कई मुद्दों पर नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ रही है। चौथा यह है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर चिराग पासवान ने पहले फेज में एनडीए को काफी नुकसान पहुंचाया है। पांचवा यह कि आने वाले 2 चरण का मुकाबला पहले फेज की तरह ही बेहद टफ रहने वाला है। जाहिर है, इन बातों के स्पष्ट होने के साथ ही बिहार की राजनीति में कुछ नए चेंज देखने को मिलना शुरू हो गए हैं। जहां पहला तो यह है कि तेजस्वी यादव का हौसला बुलंद है और आगे वे तेज हमले करने वाले हैं। चिराग पासवान पहले चरण की वोटिंग के मुताबिक काफी हद तक वोट कटवा की भूमिका में दिख रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार को अब पीएम मोदी के चेहरे के भूते ही बिहार चुनाव की वैतरणी पार करने की उम्मीद दिख रही है। जी हाँ, बीते 28 अक्टूबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैली को संबोधित किया तो ये बात साबित भी होती लगी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। जी हां, महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार के सहारे एनडीए में एंट्री करने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी है जो बीच चुनाव में मैदान में नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को गरीबों के खिलाफ बता दिया है और इसके समीक्षा की बात कह डाली है। जीतन राम मांझी ने अपने बयान में कहा है कि वैसे तो मैंने शराबबंदी का कभी भी विरोध नहीं किया, लेकिन कानून के इम्प्लीमेंटेशन के निचले स्तर पर गड़बड़ी है। निचले स्तर पर सरकार की नजर नहीं जा रही है और सिर्फ गरीबों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्व मध्य रेल द्वारा 31 अक्टूबर तक चलाई जा रही इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों को अब 30 नवंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। जहां पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बढ़ाया गया है। इसमें सहरसा से पटना, कटिहार से पटना, पटना से भभुआ, राजेंद्र नगर से जयनगर और राजेंद्र नगर से सहरसा स्पेशल ट्रेन शामिल है। जी हाँ, यात्रा के दौरान यात्रियों को कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सैनिटाइजर का भी उपयोग करना होगा। मुंगेर कांड पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को मुंगेर में 27 अक्टूबर की रात हुई घटना को लेकर घेर रही है। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा है कि यह पूरी तरीके से सरकार की साजिश है। जलियांवाला बाग की तरह ही निर्दोष लोगों को पीटा गया और उन पर लाठियां चलाई गई और तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन उन्हें घटना से नाराज लोगों को हिंसक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। उसके बदले उन्हें इन नेताओं का रास्ता रोक देना चाहिए था, उन्हें घरों से निकलने नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष समाज में जिस तरीके से नफरत फैला रही है, उन्हें बाहर निकलने का राइट नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब दूसरे चरण के लिए जंग शुरू हो गई है। 3 नवंबर को कुल 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जी हां, चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अपने ही उम्मीदवारों का नाम गलत ले बैठे। जी हां, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें सही नाम बताया। जी हां, दरअसल समस्तीपुर के विभूतिपुर में जब तेजस्वी यादव गठबंधन के उम्मीदवार अजय कुमार के लिए वोट मांगने पहुंचे, तब तेजस्वी यादव ने मंच से बार बार कहा है कि आप अपना एक एक वोट अमित कुमार के लिए दें। जी हाँ, तेजस्वी यादव के इतना कहते ही भीड़ से आवाज आई और सही नाम अजय कुमार बताया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी भूल सुधार किया और अजय कुमार के लिए वोट मांगा।
जी हां, आपको बता दूं कि विभूतिपुर से महागठबंधन के लिए सीपीआई एम के उम्मीदवार अजय कुमार मैदान में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास राज्य में सत्ता बरकरार रखने और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर अपनी पार्टी की सीट से वरीयता को बनाए रखने की दोहरी चुनौती है। जी हां, इस सब के बीच उनके गृह जिले नालंदा सहित कुछ स्थानों पर एक बेचैनी की भावनाएं दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी रैलियों में आने तक के भीड़ को बांधे रखने की कोशिश करने वाले वक्ता पार्टी के पारंपरिक समर्थक दलों और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों से नीतीश कुमार पर विश्वास बनाए रखने की अपील करते देखा गया, जहां इन नेताओं ने विपक्ष की बातों से गुमराह न होने की भी अपील की है। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा सबसे अधिक बागियों की बगावत से परेशान है। जहां अब तक पार्टी ने मुख्यालय स्तर पर 43 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, जहां ये ऐसे नेता है जो मौजूदा या फिर पूर्व विधायक के अलावा प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं। अगर जिला स्तरीय इकाइयों से निष्कासित नेताओं को शामिल करें तो फिर बागियों की संख्या कहीं और अधिक हो जाएगा। जहां भाजपा के गठन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दल के खिलाफ जाकर इतनी बड़ी संख्या में बागी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इन बागियों में 2.5 दर्जन जदयू के खिलाफ तो दर्जन भर प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पटना की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर सीट पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी हां, कांग्रेस ने इस सीट पर बॉलीवुड के सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां नितिन नवीन पर दांव खेला है, जो कि विधायक हैं। यही नहीं, लव सिन्हा लगातार क्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं अब उनके छोटे भाई कुश सिन्हा ने भी चुनावी मैदान में कमाल संभाल ली है। जी हाँ, यही वजह है कि कुश अब खुद लव सिन्हा की सभी जनसभाओं में मौजूद होते हैं। पटना में हुई जनसभा में कांग्रेस के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बांकीपुर पिछले 15 सालों से अपेक्षित रहा है। अब बांकीपुर की जनता विकास चाहती है और कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर लव सिन्हा बांकीपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार पुलिस महकमे ने अब दूसरे चरण के मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जी हां, देर रात तक चली बैठक में कई विधानसभा क्षेत्र में सभी थानादारों को दिशा निर्देश के साथ ही इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान पटना के दियाड़ा में पेट्रोलिंग के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, तो वहीं शराब तस्करों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जी हां, आज से शहर में भी अर्धसैनिक बलों की चहलकदमी बढ़ेगी। चौक चौराहों से लेकर संवेदनशील इलाकों में बने चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग बढ़ा दी गई है। बिहार की सत्ता में पिछले 15 साल से काबिज जदयू के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण सबसे अहम है। जी हां, 3 नवंबर को होने वाले मतदान का ये चरण जदयू के लिए एनडीए गठबंधन के तहत सबसे अधिक उम्मीदवार उतारे और अच्छी खासी संख्या में अपने पास की सिटिंग सीट बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दल के आला नेता भी इसे स्वीकार करते हैं। जी हां, प्रदेश जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि पहले चरण में बिहार के मतदाताओं के रुख से हम उत्साहित हैं। दूसरा चरण हमारे लिए स्वाभाविक रूप से मजबूत लेकर आएगा। राष्ट्रीय सचिव रविंदर सिंह ने कहा है कि जदयू को दूसरे चरण से उम्मीद अधिक है। जी हां, गौर है कि एनडीए गठबंधन के तहत जदयू को 115 सीटें मिली हैं। पहले चरण में जदयू के 35 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं दूसरे चरण में दल के सबसे अधिक 43 उम्मीदवार उतारे हैं। शेष बचे 37 प्रत्याशी तीसरे चरण में उतरे हैं, जहां इनमें कई पुराने दिग्गज नेताओं की अगली पीढ़ी मैदान में है, तो बड़ी संख्या में नए लड़कों पर जदयू ने दाव लगाया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में 3 दशक से जंगल राज है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है और घपले और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लोजपा की सरकार बनी तो नीतीश कुमार जेल जाएंगे। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के भाषण के मुख्य केंद्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। जी हां, पूरे भाषण के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार की शराबबंदी 7 निश्चय योजना सहित अन्य कई योजनाओं पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि बीते 3 दशकों से बिहार में जंगल राज है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। सरकार के निकम्मेपन के कारण बिहारियों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जब बिहार में चुनाव होता था तो उसमें अगरा पिछड़ा की राजनीति होती थी, जातिवाद क्षेत्रवाद को मुद्दा बनाया जाता था,
लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चुनाव का हिसाब किताब बदल गया है। नेताओं के चाल चरित्र और संस्कृति बदल गए हैं। जी हां, अब नेताओं को रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने आना पड़ता है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तेजस्वी यादव को भी कहना पड़ रहा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो पहले तेल विलापन और डंडा भाजन रैली करते थे वे आगे भी वही करेंगे। उनके पिताजी ने तो तेल पिलाओ रैली की थी, ये भी उसी राह पर जाकर जातिवाद की राजनीति करते हैं। अब बिहार में लूट राज नहीं बल्कि कानून का राज है। लोग लालटेन नहीं एलईडी का जमाना है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि यहाँ लैंड लॉक है, लेकिन यहाँ लैंड लॉप नहीं बल्कि तेजस्वी का माइंड लॉप है। माता पिता का चेहरा पोस्टर से गायब करने के लिए उसे जनता से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।